नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस विद लोकेश भाटी। मैं हूं आपका दोस्त लोकेश भाटी, आईटीओ दिल्ली। दोस्तों, नरेशन की हमारी क्लासेस चल रही थी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, जैसे रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब, इनके जो पार्ट्स हैं इनके बारे में हमने बात की। इसके बाद में हमने डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए जो रूल्स हैं उनकी बात की। चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके बाद में असर्टिव सेंटेंस आप किस तरीके से चेंज करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस किस तरीके से आप चेंज करते हैं, ये सारी चर्चा हमारी चल रही थी। आज नरेशन की हमारी आखिरी क्लास है। इसमें हम नरेशन का अपना टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों, और बेहद इंपॉर्टेंट है। तो रिक्वेस्ट है आप सबसे कि इस क्लास को मिस मत कीजिए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था कि नरेशन का टॉपिक किसी भी एसएससी के प्री एग्ज़ाम में तकरीबन 5 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट से आते ही आते हैं। अगर मेंस की बात करें तो इंग्लिश का जो मेंस का एग्ज़ाम रहता है उसमें ये संख्या 10 तक भी चली जाती है। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से वीडियो को सुनिएगा। और आप सबसे रिक्वेस्ट कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दोस्तों वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हर ज़रूरतमंद बच्चे तक इंग्लिश ग्रामर की फ्री, निःशुल्क और सटीक जानकारी मुहैया की करवाई जा सके। दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले आपके लिए करंट अफेयर्स का जीएस का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अक्सर आप न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में इस चीज़ के बारे में सुनते हैं। जो तस्वीर आपके सामने नज़र आ रही है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटअप है। भारत के परिप्रेक्ष्य में जब बात करते हैं, करंट अफेयर्स में अक्सर इसकी चर्चा रहती है, अमूमन आप सुनते रहते हैं। तो ये जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है दोस्तों, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण कह सकते हैं या अधिकरण कह सकते हैं, दोनों ही नाम कहे जाते हैं ट्राइब्यूनल के लिए। तो दोस्तों, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो है ये 18 अक्टूबर 2010 में फॉर्म किया गया था, और इसके पीछे जो कानून लाया गया था वो कहलाता है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010। और उस कानून के अंतर्गत ही नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का गठन सन 2010 में किया गया था। दोस्तों, ये जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, इसका मेन पर्पस है कि आपके पर्यावरण से संबंधित कोई भी परेशानी है, कोई भी मुद्दा है, तो उसका जल्दी से जल्दी निपटारा हो सके। तो इसके लिए ये ट्राइब्यूनल गठित किया गया, क्योंकि हर मुद्दा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में पड़ा रहेगा तो काफ़ी लंबित हो जाते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों हम जानते हैं काफ़ी पेंडेंसी रहती है। तो इसी के लिए एक अलग कोर्ट सेटअप किया गया है जहाँ पर पर्यावरण से संबंधित मुद्दे सुने जाते हैं। आपको मैं एक जानकारी और दे दूं दोस्तों कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की 5 बेंच हैं, खंडपीठ जिसे कहा जाता है। तो इसकी 5 बेंचेस हैं दोस्तों। पूरे देश में 5 शहर हैं जहां पर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की बेंच बैठती हैं। आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा शहर है जहां पर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की बेंच नहीं है। ठीक है, यहां पर जो आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, इनमें से 3 शहर ऐसे हैं जहां पर ट्राइब्यूनल की बेंच है, एक शहर ऐसा है जिसमें बेंच नहीं है। तो वो शहर आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी चेन्नई, सी पुणे, या फिर ऑप्शन डी मुंबई। तो दोस्तों, जल्दी से फटाक से वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में जाकर के आंसर दीजिए, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको जानकारी अच्छी और उपयोगी लगी हो। थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन का जवाब मैं आपको वीडियो के एंड में ज़रूर दूंगा। वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो पिछली क्लास में हमने असर्टिव सेंटेंस के अंदर एफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों तरह के सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए क्या कुछ नियम हम फॉलो करते हैं, इनके बारे में चर्चा की थी। आज हमें स्टार्ट करना है इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा। दोस्तों, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, एक शब्द होता है इंटेरोगेशन, यानी कि पूछताछ, ठीक है, इंक्वायरी, उसी से ये वर्ड बना है इंटेरोगेटिव, यानी कि ऐसा सेंटेंस जिसमें आप किसी चीज के संबंध में पूछताछ करते हैं, कोई सवाल पुटअप करते हैं, उसे हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में इंटेरोगेटिव सेंटेंस दे दिया जाए, तब उसका इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाएगा। यानी कि सपोज रमेश ने सुरेश से कोई सवाल पूछा, अब तीसरा आदमी जो दिनेश है वो अगर आकर के कहता है कि क्या बात हुई थी, तो जो सवाल है उस सवाल को किस तरीके से मॉडिफाई करके दिनेश को बताया जाएगा, ये हमें आज सीखना है। ठीक है आइए दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आएगा, ध्यान से सुनते चलिए मेरे साथ। आइए बात करते हैं। जैसे ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, वेयर डू यू लिव।
तुम कहाँ रहते हो, क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। दोस्तों ये स्ट्रक्चर होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस का। डायरेक्ट स्पीच में जब भी आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस मिलेगा तो उसके साथ में क्वेश्चन मार्क जरूर मिलेगा। ये एक तरह का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। दूसरी तरीके का कैसा हो सकता है सर, ऐसा हो सकता है, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो, क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। दोस्तों ये दो तरह के इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। ये वाला हम फर्स्ट क्लास में, नरेशन की फर्स्ट क्लास में सीख चुके हैं। WH वर्ड वाले क्वेश्चन हैं, क्या कहते हैं इसको, WH वर्ड वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन स्टार्टिंग विद WH वर्ड। ये कौन सा क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन स्टार्टिंग, क्वेश्चन नॉट स्टार्टिंग विद WH वर्ड, या फिर कह सकते हो यस नो क्वेश्चन। ऐसा सवाल जिसका जवाब या तो यस में मिलेगा या नो में मिलेगा। डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो, तो इसका जवाब सर या तो यस मिलेगा या नो मिलेगा। ठीक है, डू यू लिव इन दिल्ली, इसका जवाब भी या तो यस मिलेगा या नो मिलेगा। जबकि WH वर्ड वाले जो क्वेश्चन है उसमें जवाब कुछ भी हो सकता है, वो यस या नो में आए ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ये दो तरह के इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। दोनों को ही किस किस तरीके से आप इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं ये आज हमें सीखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन क्वेश्चंस की जो कौन से होते हैं, यस नो क्वेश्चन कहलाते हैं, यस नो क्वेश्चन। ठीक है, तो इनको परिवर्तित करने के लिए सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि जब आप कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो क्या इस्तेमाल करोगे, या तो इफ का इस्तेमाल करोगे या फिर वेदर का इस्तेमाल करोगे। दोनों का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, दोनों का इस्तेमाल नहीं करना है। बीच में स्लैश लगा हुआ है, इसका मतलब या तो इफ का इस्तेमाल कीजिए या फिर वेदर का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, डू यू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपने कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया, उसकी जगह इफ या वेदर का इस्तेमाल कर लिया। ये जो क्वेश्चन मार्क आपको पंक्चुएशन का दिख रहा है ये हट जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को जब इनडायरेक्ट में बदलोगे तो क्वेश्चन नहीं रहेगा फिर वो। ठीक है, इसी तरीके से ऑप्टेटिव सेंटेंस को जब आप इनडायरेक्ट में बदलते हो तो उसके बाद वो ऑप्टेटिव नहीं रहता है, उसका साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हटा दिया जाता है। ऐसे ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को जब इनडायरेक्ट में बदलोगे तो उसका भी एक्सक्लेमेशन साइन हट जाएगा और वो भी एक्सक्लेमेटरी नहीं रहेगा, नॉर्मल सेंटेंस बन जाएगा। इनडायरेक्ट बनने के बाद में कोई भी अपनी मूल अवस्था में नहीं रहता है, सब नॉर्मल सेंटेंस बन जाते हैं। इज इट क्लियर? आइए वापस चलते हैं टॉपिक पर। तो ही सैड डू यू स्पीक इंग्लिश, उसने कहा क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो। तो दोस्तों इसको इनडायरेक्ट में आप किस तरीके से चेंज करेंगे, सवाल पूछा, सवाल पूछा तो इसके लिए क्या टोल्ड लगा दें सर। टोल्ड का मतलब होता है बताया। क्या इसने कुछ बताया है, नहीं, इसने तो पूछा है सर। तो पूछने के लिए आप कौन सी वर्ब लगा सकते हो, आप आस्क लगा सकते हो, आप इंक्वायर लगा सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके की जो वर्ब्स हैं जिनका अर्थ होता है पूछना, पता करना, वो आप यहां पर इस्तेमाल करोगे, टोल्ड नहीं लगाओगे। टोल्ड तो आप अपने नॉर्मल सेंटेंस जो असर्टिव सेंटेंस हैं जिसमें एफर्मेटिव आता है और नेगेटिव आता है वहां यूज करते हो। ठीक है, यहां तो आप कुछ पूछ रहे हो तो पूछने के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं सर, आस्क इस्तेमाल कर सकते हो, इंक्वायर इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, इन दोनों वर्ड्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो। और ऐसा ही कोई और वर्ड अगर जिसका अर्थ पूछना होता है वो भी आप यूज कर सकते हो। अब देखिए, ही सैड डू यू स्पीक इंग्लिश, ही आस्क्ड, उसने पूछा। इफ, या तो इफ इस्तेमाल कर लीजिए या फिर वेदर इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि आप इफ इस्तेमाल करना चाहते हो या वेदर का इस्तेमाल करना चाहते हो। ही आस्क्ड इफ। अब आ जाइए यहां पर, यू कौन सी प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। लेकिन सर यहां तो ऑब्जेक्ट कोई नजर ही नहीं आ रहा, ही सैड। ठीक है, अब उसने किसी ना किसी से तो पूछा होगा, मुझसे पूछा होगा या हमसे पूछा होगा, XYZ मैं मान लेता हूं कि उसने मुझसे ही पूछा था। तो ही आस्क्ड इफ आई स्पीक, डू यू स्पीक इंग्लिश, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस में बदल जाएगा सर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इफ आई स्पोक इंग्लिश,
इफ आई स्पोक इंग्लिश। और सेंटेंस कैसे खत्म होगा? क्वेश्चन मार्क से खत्म होगा? नहीं सर, अभी तो बताया मैंने कि इनडायरेक्ट में अब ये क्वेश्चन नहीं रहेगा, अब ये नॉर्मल सेंटेंस बन गया है। इफ आई स्पोक इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, गलती से भी मत लगा देना, नंबर कट जाएंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, ही आस्क्ड इफ और वेदर आई स्पोक इंग्लिश। तो दोस्तों सारी चीजें बदलेंगी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ या वेदर का इस्तेमाल होगा, सैड की जगह पर आस्क्ड या इंक्वायर्ड लग जाएगा, प्रोनाउन चेंज होंगी, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, एज पर सब्जेक्ट, एज पर ऑब्जेक्ट, या फिर नो चेंज। टेंस चेंज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बन गया। अगर यहां पर पास्ट इंडेफिनिट होता तो वो पास्ट परफेक्ट में बन जाता, जो हमने नरेशन की सेकंड क्लास में टेंस की टेबल सीखी है उसके अकॉर्डिंग। और लास्ट में आपका साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी बदलेगा। तो ये सारे नियम देखने हैं आपको दोस्तों, एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं। सैड का चेंज करना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का चेंज करना है, प्रोनाउन का चेंज करना है, टेंस का चेंज करना है, और पंक्चुएशन मार्क का चेंज करना है। ये 5 चीजों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं जल्दी से फटाफट, आइए। उम्मीद है दोस्तों सब्जेक्ट कंटेंट आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, इंटरेस्टिंग है। और दोस्तों चाहे अच्छा लगे चाहे ना लगे, फिर भी आपको सीखना है, क्योंकि इस टॉपिक को आप छोड़ नहीं सकते। इसको छोड़ दिया तो ये मान लीजिए सीधे सीधे 5 नंबर प्री में और 10 नंबर कम से कम मेंस के गए आपके हाथ से। एक और एग्जांपल लेते हैं। राधा सैड टू रोहित, राधा सैड टू रोहित, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, आर यू ब्लाइंड, क्या तुम अंधे हो। ठीक है, उसने उसको डांटते हुए या कुछ सवाल पूछा, क्या तुम अंधे हो, देख नहीं सकते, इस तरीके से हम बोलचाल में कह देते हैं ना। तो एक यही क्वेश्चन आप, चलो हमने ले लिया है, इसको देखते हैं हम बनाते हैं किस तरीके से होगा। राधा, भाई अब इसने किसी व्यक्ति से पूछा है तो टोल्ड तो लगेगा नहीं सर, इंटेरोगेटिव में टोल्ड कभी नहीं लगेगा, आस्क्ड लगेगा या इंक्वायर्ड लगेगा, आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड। ठीक है, राधा आस्क्ड, राधा इंक्वायर्ड। आस्क्ड रोहित, या तो आप ये कह सकते हो राधा आस्क्ड रोहित, या राधा इंक्वायर्ड ऑफ। इंक्वायर्ड के बाद में अगर ऑब्जेक्ट है कि किससे पूछा है तो फिर ऑफ का इस्तेमाल करोगे, अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो केवल इंक्वायर्ड लगा देना। दोस्तों या तो आप देखो आस्क्ड का इस्तेमाल कर सकते हो, राधा आस्क्ड रोहित, ये ठीक है। अगर आस्क नहीं लगाना है तो राधा इंक्वायर्ड ऑफ रोहित, इंक्वायर्ड फ्रॉम मत इस्तेमाल करना, इंक्वायर्ड ऑफ लगेगा। ठीक है, अब दोस्तों आगे देखिए, रोहित कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर या तो इफ लगा लीजिए या फिर वेदर लगा लीजिए। ठीक है, इफ या वेदर। आर यू ब्लाइंड, यू सेकेंड पर्सन, एज पर ऑब्जेक्ट बदलेगा, ऑब्जेक्ट क्या है, एक लड़का है, इफ ही। ठीक है, आर ब्लाइंड प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में बदल जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट, इफ ही वाज ब्लाइंड, और उसके बाद में फुल स्टॉप लगेगा, क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। इस तरीके से आप यस नो क्वेश्चन का इनडायरेक्ट बनाते हो दोस्तों। स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहले सैड टू को बदल दीजिए, उसके बाद में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को बदल दीजिए, प्रोनाउन को बदल दीजिए, टेंस बदलिए, और उसके बाद में पंक्चुएशन मार्क चेंज कर दीजिए। ये कहानी है इंटेरोगेटिव को इनडायरेक्ट में बनाने की। ठीक है दोस्तों, समझ में आई। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि हमारा क्या है, WH वर्ड वाला क्वेश्चन है, वो किस किस तरीके से चेंज होगा। आइए, ही सैड टू मोहन, उसने मोहन से कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। ठीक है, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक है, ये लास्ट लाइन मुझे लगता है आपको नजर नहीं आ रही होगी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, वेयर डू यू लिव, क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इज इट क्लियर। अब दोस्तों देखिए, ये यस नो क्वेश्चन नहीं है, ये WH वर्ड है। इसका जवाब क्या होगा, वो दिल्ली कह सकता है, मुंबई कह सकता है, लखनऊ कह सकता है। यस नो में तो जवाब नहीं देगा। भाई आप किसी से पूछो तुम कहाँ रहते हो, वो बोल दे हाँ, तो कहोगे पागल आदमी है क्या।
अरे जगह पूछ रहा हूँ भाई तुमसे, यस नो नहीं पूछ रहा हूँ। तो ये WH वर्ड है, इनका जवाब यस नो में नहीं मिलेगा। इनका जवाब संसार में कुछ भी हो सकता है भैया, कोई व्यक्ति दिल्ली में रह सकता है, कोई मुंबई में रह सकता है, कोई पंजाब रह सकता है, XYZ कहीं भी, ठीक है। अब दोस्तों देखिए इसको आप कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले सैड टू की जगह फिर से यहां पर आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ही आस्क्ड मोहन, वही नियम यहां भी लगेगा, या आस्क्ड लगा सकते हो या इंक्वायर्ड ऑफ लगा सकते हो। यही चेक करना है कि अगर ऑब्जेक्ट दी हुई है तो इंक्वायर्ड ऑफ लगाएंगे, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो केवल इंक्वायर्ड लगाएंगे, या फिर केवल आस्क्ड रख सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट है तो ये ऑफ जो है, ये ऑफ केवल तब आएगा जब ऑब्जेक्ट दी हुई है कि किससे पूछा है, ठीक है। चलिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह अब क्या करेंगे, अब इफ या वेदर का इस्तेमाल नहीं होगा दोस्तों। जब WH वर्ड वाला क्वेश्चन है तो इफ या वेदर का इस्तेमाल नहीं करना है। तो सर क्या किसका इस्तेमाल करें, जोड़ने के लिए कुछ तो चाहिए, कनेक्टर, फेविकोल का जोड़ कहीं तो होना चाहिए। हाँ है ना, जो WH वर्ड है उसी को एज कनेक्टर इस्तेमाल कीजिए। वेयर डू यू लिव, अब प्रोनाउन पर आ जाइए। यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसके अनुसार बदलेगी, एज पर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, एक लड़का है, लड़के के लिए ही। वेयर ही, वेयर डू यू लिव, तुम कहां रहते हो, कौन सा टेंस है सर, प्रेजेंट इंडेफिनिट, किस में बदल जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तुम कहां रहते हो, तुम कहां रहते थे, वेयर ही लिव्ड, वेयर ही लिव्ड, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, ठीक है। अब दोस्तों देखिए स्टेप बाय स्टेप एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले सैड टू को बदल दीजिए आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हमने पहले क्या लगाया, इफ या वेदर। अब क्या लगाना है WH वर्ड में, WH वर्ड को ही लगा दीजिए सर। उसके बाद प्रोनाउन चेंज करना है, प्रोनाउन चेंज कर दी सर। टेंस चेंज करना है, टेंस चेंज कर दिया लिव्ड। और पंक्चुएशन मार्क चेंज करना है, क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप लग गया। वही सारे काम है, बस इंपॉर्टेंट चीज क्या बदली है, इफ या वेदर की जगह WH वर्ड का ही इस्तेमाल होगा। क्लियर, इंटरेस्टिंग है दोस्तों। उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो फटाक से एक बार जल्दी से, जिन्होंने लाइक नहीं किया वीडियो को, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक कि इस तरीके से इनडायरेक्ट बनाया जाता है। इज इट क्लियर। एक और एग्जाम्पल ले लें जल्दी से, आइए। चलिए बात करते हैं एक, द टीचर सैड टू द स्टूडेंट्स, मास्टर जी ने बच्चों से कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, हु वाज मेकिंग नॉइस, हु वाज मेकिंग अ नॉइस, कौन शोर मचा रहा था। मास्टर जी क्लास में झंझनाते हुए आए और सीधा आकर के पूछा कौन शोर मचा रहा था, कह देते हैं ना, तो वही चीज। अब दोस्तों देखिए इसे किस तरीके से आप इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। द टीचर सैड टू द स्टूडेंट्स, मास्टर जी ने आकर के बच्चों से कहा शोर कौन मचा रहा था। तो मास्टर जी कुछ बता रहे हैं, कुछ हुक्म दे रहे हैं, नहीं, मास्टर जी पूछ रहे हैं कि उस बच्चे का नाम बताओ कि कौन शोर मचा रहा था। पूछ रहे हैं ना, पूछने के लिए क्या इस्तेमाल करें सर, आस्क्ड या इंक्वायर्ड। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स, मास्टर जी ने बच्चों से पूछा, क्या पूछा, शोर कौन मचा रहा था। दोस्तों सैड टू का तो आपने चेंज कर दिया। अब सर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर क्या करें, WH वर्ड को ही लगा दीजिए सर। द स्टूडेंट्स हु वाज मेकिंग अ नॉइस, ठीक है। अब दोस्तों देखिए किस तरीके से इसको चेंज करेंगे। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स हु वाज मेकिंग, पास्ट कंटिन्यूअस है, वाज मेकिंग, तो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस का कल क्या बताया था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। हु वाज मेकिंग नॉइस का क्या बन जाएगा, हु हैड बीन मेकिंग अ नॉइस, हु हैड बीन मेकिंग अ नॉइस। पास्ट कंटिन्यूअस को आपने किस में बदल दिया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल दिया। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स हु हैड बीन मेकिंग ए नॉइस,
ठीक है, इज इट क्लियर? तो इस तरीके से आप दोस्तों चेंज करते हैं। नियम सारे ध्यान कर लीजिए। सैड टू को चेंज करना है, चेंज कर दिया सर, आस्क्ड लगा दिया। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह कनेक्टर क्या लगाओगे? WH वर्ड लगा दिया सर। टेंस चेंज करना है। आप देखो यहां पर दोस्तों प्रोनाउन नहीं है। अगर प्रोनाउन होती, कोई प्रोनाउन होती तो वो प्रोनाउन को भी चेंज करना पड़ता, लेकिन यहां पर प्रोनाउन नहीं है। टेंस चेंज करना था, टेंस चेंज कर दिया, वाज की जगह हैड बीन मेकिंग कर दिया। क्वेश्चन मार्क, पंक्चुएशन मार्क हटाना है, वो हटा दिया, आपका काम कंप्लीट हो गया, आपका इनडायरेक्ट तैयार है। तो इस तरीके से आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस को दोस्तों चेंज करते हैं। इज इट क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात आती है इंटेरोगेटिव में एक तीसरा टाइप होता है कि अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, कि ऐसा सवाल जो नेगेटिव सेंस में पूछा जा रहा है। जैसे आप कई बार अपने किसी परिचित से कह देते हो, अरे तुमने आज तुम स्कूल नहीं गए। आप पूछ रहे हो, जबकि नेगेटिव सेंस में तुम स्कूल नहीं गए आज, तुमने चिट्ठी नहीं लिखी, अरे तुमने अब तक ये नहीं पढ़ा, अरे तुमने खाना नहीं बनाया। तो इस तरीके के जो सेंटेंस हैं दोस्तों, ये क्या कहलाते हैं? नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इनको किस तरीके से चेंज किया जाता है जल्दी से सीख लेते हैं। आइए, लता सैड टू सीमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, डिड यू नॉट go to college today? Did you not go to college today? क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। लता ने सीमा से कहा, क्या कहा? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, डिड यू नॉट गो टू कॉलेज टुडे, कि क्या आज तुम कॉलेज नहीं गई? सवाल भी पूछ रही है और नेगेटिव सेंस में पूछ रही है। तो इसको किस तरीके से चेंज किया जाएगा, आइए सीखते हैं। लता सैड टू की जगह सेम आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ। आस्क्ड सीमा, लता आस्क्ड सीमा। सर WH वर्ड वाला क्वेश्चन है? नहीं सर, यस नो वाला क्वेश्चन है। तो यस नो में क्या लगेगा? इफ या वेदर। ठीक है, इफ या वेदर। लता आस्क्ड सीमा इफ। अब आ जाइए दोस्तों प्रोनाउन पर। यू सेकेंड पर्सन एज पर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है? एक लड़की है। इफ शी। डिड यू नॉट गो टू कॉलेज टूडे, क्या आज तुम इस कॉलेज नहीं गई? पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट। तो क्या बन जाएगा? पास्ट परफेक्ट में बदलना है। इफ शी हैड नॉट, इफ शी हैड नॉट। दोस्तों डिड का इस्तेमाल हो रहा है, डिड पास्ट इंडेफिनिट में लगता है। ठीक है, तो डिड की पास्ट इंडेफिनिट को आप क्या चेंज कर दोगे? पास्ट परफेक्ट में। इफ शी हैड नॉट गॉन टू कॉलेज टुडे का क्या बन जाएगा सर? दैट डे। टुडे मत लिख देना, दैट डे हो जाएगा। हमने कल सीखा है वर्ड शोइंग नियरनेस विल बी चेंज्ड इनटू वर्ड शोइंग फारनेस। दिस का दैट, टुडे का दैट डे, टुनाइट का दैट नाइट, टुमारो का द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे। ये सब चेंज करते हो ना, तो टुडे का दैट डे। और क्वेश्चन मार्क लगेगा? नहीं सर, फुल स्टॉप लगेगा। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर फिर गो का कम क्यों नहीं किया? गो का कम नहीं होता है दोस्तों। कम अगर है, कम, तो उसे आप गो चेंज कर देंगे, लेकिन अगर गो दिया हुआ है तो उसे कम चेंज में नहीं करना है। ठीक है, इज इट क्लियर? ये दोनों रिवर्सिबल नहीं होते हैं कि आप हमेशा दिस, अगर आपको दिस मिला है तो उसे चेंज कर दीजिए दैट में, लेकिन अगर दैट दिया हुआ है तो उसे दिस चेंज नहीं करना है। वन वे ट्रैफिक है दोस्तों, ये याद रखना। दिस विल बी चेंज इनटू दैट, दैट को आप दिस में चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? तो यही नियम यहां भी चलेगा। सर गो दिया हुआ तो वो तो गो का गॉन चलेगा, उसका कम चेंज मत कर देना। ठीक है, इज इट क्लियर? आइए, तो ये चीज समझ में आई कि नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस को आप किस तरीके से चेंज करते हैं। इज इट क्लियर? सिंपल वही सब कुछ चलेगा। भाई यहां पर ये नॉट था, ये आपको एज इट इज यहां पर मिल गया है। आपने सारी चीजें पहले जैसी ही करी हैं। सैड टू की जगह ये लगा दिया सर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ या वेदर लगा दिया। प्रोनाउन की जगह प्रोनाउन चेंज करा है। टेंस,
टेंस चेंज कर दिया सर, हैड नॉट गॉन, और उसके बाद में कोई वर्ड शोइंग नियरनेस है तो उसे वर्ड शोइंग फारनेस कर दिया, पंक्चुएशन मार्क चेंज कर दिया, सारा काम खत्म हो गया सर यहां पर। इज इट क्लियर? इस तरीके से आप नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस को चेंज करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप ऑफ सेंटेंस हमारे पास है इंपेरेटिव सेंटेंस। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी चर्चा अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में एक आधा जरूर फंस जाता है। इंपेरेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस जहां पर स्पीकर सुनने वाले को या तो आदेश दे, या कोई सलाह दे, कोई सजेशन दे, कोई कमांड दे दे। ठीक है, क्या क्या हो सकता है? रिक्वेस्ट हो सकती है, कमांड हो सकती है, एडवाइस हो सकती है। ठीक है, आप किसी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं हाथ जोड़ करके कि जी मुझे जाने दो। आप किसी को आदेश दे सकते हो यहां बैठ जाओ चुपचाप। आप किसी को सजेशन दे सकते हो कि दोस्त चलो पिक्चर देखने चलते हैं या घूमने चलते हैं। तो इस तरीके से ये जो दोनों तीनों एक्शन होते हैं, ये अगर किसी सेंटेंस में आपको बताए जा रहे हैं, देन दैट्स काइंड ऑफ सेंटेंस विल बी कॉल्ड एज इंपेरेटिव सेंटेंस। और ऐसे सेंटेंस को चेंज करने के लिए हम क्या कुछ नियम फॉलो करते हैं, आइए हम सीख लेते हैं। मोहन सैड टू ललित, मोहन ने ललित से कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, सिट डाउन, बैठ जाओ, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। मोहन ने ललित से कहा बैठ जाओ। अब दोस्तों देखिए यहां किस तरह का कोई अपनी बात बता रहा है, बात तो बता रहा है लेकिन एक तरीके का हुक्म दे रहा है, ऑर्डर है। इसी तरीके से अगर ये हो जाता मोहन सैड टू ललित कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन हेल्प मी, मेरी मदद करो, तो क्या आदमी आदेश देकर के कहता है कि मेरी मदद करो? नहीं, मदद तो मांगी जाती है सर, रिक्वेस्ट करी जाती है। तो वहां पर क्या हो जाता है? रिक्वेस्ट बन जाएगी। इसी की जगह पर अगर ये कह दे मोहन सैड टू ललित कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन लेट अस गो फॉर ए वॉक, कि घूमने चलते हैं, तो क्या ये ऑर्डर है? नहीं सर। क्या ये रिक्वेस्ट है? नहीं सर, ये तो एक सजेशन है कि सर एक दोस्त दूसरे दोस्त को कह रहा है कि आओ चलो घूमने चलते हैं, प्रस्ताव रखा है। अब ललित की मर्जी है वो उस प्रस्ताव को माने या ना माने। ठीक है, तो ये तीनों ही कैटेगरी और तीनों कैटेगरीज को हम किस किस तरीके से डायरेक्ट में बदलते हैं, आइए देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला नियम कि अगर आपने हुक्म दिया है, अगर आपने ऑर्डर दिया है, तो बना दीजिए मोहन ऑर्डर्ड ललित, मोहन ऑर्डर्ड ललित, मोहन ने ललित को ऑर्डर दिया, या फिर कमांडेड, कमांड दी। ऐसे ही हो सकता है द मेजर सैड टू द सोल्जर्स कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन स्टैंड स्टिल, कि मेजर साहब ने सैनिकों को बोला, क्या बोला? सीधे खड़े रहो, चुप खड़े रहो, सतर्क खड़े रहो। तो मेजर तो भाई रिक्वेस्ट थोड़ी ना करेगा फौजियों को, भाई जो मेजर है वो तो आदेश देगा, तो कमांडेड। ठीक है, तो ये शब्द आप इस्तेमाल करते हो अगर ऑर्डर दिया जा रहा है तो, ऑर्डर या कमांडेड ललित। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर यहां पर क्या लगेगा? दैट लगा दें क्या सर? नहीं। आस्क्ड लगा दें क्या? सॉरी, इफ या वेदर लगा दें? नहीं सर। WH वर्ड लगा दें? नहीं सर। यहां पर लगेगा टू। इंपेरेटिव सेंटेंस में टू का इस्तेमाल होगा। इज इट क्लियर? मोहन ऑर्डर्ड ललित, मोहन ने ललित को ऑर्डर दिया, क्या ऑर्डर दिया? चुप बैठने के लिए ऑर्डर दिया, टू सिट डाउन, बैठने का ऑर्डर दिया। मोहन ऑर्डर्ड ललित टू सिट डाउन। ठीक है, इसी तरीके से ये तो बात हो गई दोस्तों पहली कि अगर ऑर्डर दिया है। अगर रिक्वेस्ट होती, रिक्वेस्ट में क्या बदल जाता सर? रिक्वेस्ट में हो जाता मोहन सैड टू ललित, रिक्वेस्ट की टोन में बात करें तो हेल्प मी, मोहन सैड टू ललित हेल्प मी, मेरी मदद करो। हेल्प मी का मतलब यही होता है मेरी मदद करो। ठीक है, तो रिक्वेस्ट करने के लिए क्या चेंज हो जाता है इसमें? मोहन रिक्वेस्टेड ललित, मोहन ने ललित से प्रार्थना की। और रिक्वेस्टेड की जगह पर और क्या आप सब्स्टिट्यूट लगा सकते हो? प्लीडेड, प्लीड यानी कि याचना करना। मोहन प्लीडेड ललित या मोहन रिक्वेस्टेड ललित टू हेल्प मी। प्रोनाउन, प्रोनाउन सर फर्स्ट पर्सन की है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है? एज पर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पे आ जाओ, सब्जेक्ट क्या है? कोई लड़का है, लड़के के लिए हिम लग जाएगा सर, टू हेल्प हिम, और फुल स्टॉप लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिक्वेस्ट का चेंज करोगे। चेंज कहां पर आ रहा है दोस्तों?
यहां पर सैड टू की जगह ऑर्डर देने के लिए ऑर्डर्ड लगा दीजिए, कमांडेड लगा दीजिए। रिक्वेस्ट वाला है तो रिक्वेस्टेड या प्लीडेड लगा दीजिए, बाकी चीज सेम चलेंगी। कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह टू का इस्तेमाल होगा। कोई प्रोनाउन आ रही है तो उस प्रोनाउन का चेंज करेंगे, ठीक है। टेंस चेंज नहीं होगा, ठीक है। यहां पर दोस्तों टेंस चेंज नहीं होगा, इंपेरेटिव में टेंस चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। इज इट क्लियर? आइए अब दोस्तों देखते हैं जो तीसरा कंडीशन है इसमें। तीसरी कंडीशन क्या होती है? आपने ऑर्डर देख लिया, आपने रिक्वेस्ट देख ली, अब आप सजेशन देख लीजिए। मोहन सैड टू ललित, चलिए इसको इरेज कर देते हैं। मोहन सैड टू हिज फ्रेंड्स, मोहन ने अपने दोस्तों से कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, लेट अस गो फॉर ए वॉक, कि आओ घूमने चलते हैं, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब दोस्तों ये क्या है? ये सजेशन है, प्रस्ताव है, प्रपोजल है। सजेशन या फिर प्रपोजल, तो इसको इनडायरेक्ट में किस तरीके से चेंज किया जाएगा आइए सीखते हैं। मोहन प्रपोज्ड टू हिज फ्रेंड्स, मोहन प्रपोज टू हिज फ्रेंड्स, या फिर मोहन सजेस्टेड हिज फ्रेंड्स। मोहन प्रपोज टू हिज फ्रेंड्स या मोहन सजेस्टेड हिज फ्रेंड्स टू। इंपेरेटिव में दोस्तों दैट कहीं नहीं लगेगा, टू का इस्तेमाल होगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह आपने टू लगा दिया, सैड टू की जगह प्रपोज टू या सजेस्टेड कर दिया, ठीक है। टू लेट अस गो फॉर अ वॉक, टू गो फॉर ए वॉक, फुल स्टॉप, ठीक है। मोहन प्रपोज टू हिज फ्रेंड्स या मोहन सजेस्टेड हिज फ्रेंड्स टू गो फॉर ए वॉक। तो इस तरीके से दोस्तों आप बना सकते हैं कि अगर सजेशन दिया जा रहा है या प्रपोजल दिया जा रहा है तो वहां पर आप किस तरीके से दोस्तों उसे चेंज करते हैं। इज इट क्लियर? अच्छा, इसको एक और तरीके से भी बनाया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। ये जो प्रपोजल वाला है इसको आप एक तरीके से और भी बना सकते हैं, इसमें मल्टीपल वेज हैं। आप एक तरीका ये भी है कि मोहन प्रपोज्ड या मोहन सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड्स दैट दे शुड गो फॉर अ वॉक। मोहन प्रपोज्ड टू his friends that अब अगर आप that का इस्तेमाल करते हो दोस्तों तो ये प्रोनाउन जो है ये चेंज होगी। अस जो है ये किस में बदल जाएगा? इसको बदलने के दो तरीके हैं, चलिए मैं अब यहां पर लिख देता हूं। मोहन प्रपोज्ड suggested to his friends that, उसने क्या प्रस्ताव रखा अपने दोस्तों के सामने या क्या सुझाव दिया अपने दोस्तों को? that we या फिर they, we oblique they let us go for a walk, we friends that they should go फॉर ए वॉक। दोस्तों देखिए ये जो अस है इसको आपने चेंज करके क्या दिया है, या तो वी लगाया है या दे लगाया है। सर कहां पर वी लगाना है कहां पर दे लगाना है ये सीख लीजिए। अगर बोलने वाला व्यक्ति भी वॉक पर जाने के लिए इच्छुक है कि जी मैं भी चलूंगा तुम भी चलो, तो आप लगाओगे वी यानी कि हम सब। और अगर बोलने वाला व्यक्ति स्पीकर मोहन ने बोला अपने दोस्तों से कि हम सब चलते हैं तो वी का इस्तेमाल कर लीजिए। मोहन कह रहा है कि भाई वॉक पर चलो, मैं नहीं जाऊंगा तुम चले जाओ, तो फिर दे का इस्तेमाल करोगे। अगर स्पीकर इंक्लूडेड है तो वी का इस्तेमाल कर लीजिए, अगर स्पीकर इंक्लूड नहीं हो रहा है तो दे का इस्तेमाल कीजिए। जैसी सिचुएशन है उसके हिसाब से या तो वी का इस्तेमाल करेंगे या दे का इस्तेमाल करेंगे। इस वाले केस में आप दैट लगा लेते हैं,
ये वाला इंपेरेटिव का एक एक्सेप्शन है, सजेशन में आप दैट का इस्तेमाल करेंगे, और अगर दैट का इस्तेमाल करते हो तो आपको फिर प्रोनाउन को चेंज करना पड़ेगा। दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है जो इससे पहले लिखा था, मोहन प्रपोज्ड टू हिज फ्रेंड्स टू गो फॉर ए वॉक, तो वहां पर प्रोनाउन का चेंज आपको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, दो तरीके से आप ये वाला सजेशन वाला बना सकते हो। ठीक है, तो इंपेरेटिव में हमने कमांड वाला सीख लिया था, मोहन कमांडेड या मोहन ऑर्डर्ड ललित टू सिट डाउन। रिक्वेस्ट वाला सीख लिया था, मोहन रिक्वेस्टेड ललित या मोहन प्लीडेड ललित टू हेल्प हिम। सजेशन या प्रपोजल वाला जो है, इसी में आप दो तरीके से बना सकते हो, टू लगाओगे या फिर दैट लगा लोगे। ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपेरेटिव में एक चीज और आती है, छोटा सा एक माइन्यूट सा टॉपिक है। अब जैसे संध्या सैड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, डोंट गो देयर, वहां मत जाओ, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब दोस्तों यहां क्या हो रहा है, यहां पर क्या ये ऑर्डर दे रही है, क्या रिक्वेस्ट कर रही है, क्या सजेशन दे रही है? सर ऑर्डर दे रही है कोई काम ना करने के लिए। एक तो ऑर्डर होता है कोई काम करने का, ये ऑर्डर है कोई काम ना करने का। तो इसको किस तरीके से चेंज किया जाएगा? इसको आप ऐसे चेंज कर सकते हो, संध्या ऑर्डर्ड मी नॉट टू गो देयर, नॉट टू गो देयर। संध्या ने मुझे ऑर्डर दिया वहां ना जाने के लिए। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, संध्या फॉरबेड मी। फॉरबिड एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है निषेध करना, मना करना। फॉरबिड होता है ना, फॉरबिडन लाइंस। फॉरबिडन लाइंस यानी कि वो सीमा रेखा जिसके आगे नहीं जाना है, उसके आगे जाना प्रतिबंधित होता है। तो फॉरबिड का भी पास्ट टेंस है फॉरबिड। संध्या फॉरबिड मी टू गो देयर। ये दो तरीके से दोस्तों आप इस तरीके का नेगेटिव कमांड बना सकते हो। संध्या ऑर्डर्ड मी नॉट टू गो देयर या संध्या फॉरबिड मी टू गो देयर। दोस्तों ध्यान रखना, अगर आपने फॉरबिड का इस्तेमाल कर लिया है तो फॉरबिड का मतलब ही होता है ना करने का आदेश देना, कोई काम ना करने का आदेश देना। तो फिर से नॉट मत लगा देना, यहां पर डबल नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब संध्या ने आदेश दिया कि ये काम करो, वहां जाओ, ऐसा नहीं। संध्या ने तो मना किया है वहां जाने के लिए, तो फॉरबिड का इस्तेमाल कर लिया तो नॉट मत लगाना। अगर ऑर्डर लगाया है तो नॉट का इस्तेमाल कर लेना, एक बार ही नेगेटिव लगाना है। इज इट क्लियर? समझ में आ गई बात? तो यहां पर दोस्तों इंपेरेटिव की कहानी हमारी कंप्लीट होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव इंपेरेटिव हमने अभी सीख लिया, यही फॉरबिड या ऑर्डर्ड नॉट टू गो देयर वाला था। ठीक है, इसके बाद में अब आता है दोस्तों ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस की चर्चा हमने पिछली क्लास में फर्स्ट क्लास में की थी, नरेशन की फर्स्ट क्लास में। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? ऐसा सेंटेंस जहां पर आप अपने दिल की दुआ, विश, जो आप चाहते हैं वो चीज को अगर आप एक्सप्रेस करते हैं, देन दैट काइंड ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड एज ऑप्टेटिव सेंटेंस। आपने किसी भिखारी को 5 रुपए दिए, उसने कहा बाबूजी आपकी लंबी उम्र हो, तो यानी कि क्या है, क्या उसने आपको 5 साल की एक्स्ट्रा उम्र दे दी है? नहीं, ये सिस्टम थोड़ा ना होता है कि सर उसने दुआ दी और हमें 5 साल की एक्स्ट्रा उम्र रिचार्ज हो गया। नहीं, उस आदमी ने अपनी विश बताई है, उस बेचारे भिखारी ने अपनी दिल की तमन्ना बताई है कि जी आपकी उम्र 5 साल बढ़ जाए या आप लंबी उम्र जियो, ऐसा मैं भगवान से विनती करता हूं। ठीक है, तो ये उसकी विश है। इसी तरीके से आपने सपोज किसी बड़े बुजुर्ग के पैर छुए, उसने, बड़े बुजुर्ग ने कहा बेटा दीर्घायु बनो या आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, फूलो फलो, कहते हैं ना बड़े बुजुर्ग, दूधो नाओ पूतो फलो। तो ये क्या है, वो क्या ये कह रहे हैं कि बेटा तुम घर जाओगे तुम्हारे ऊपर दूध की बारिश हो जाएगी? नहीं, वो अपने दिल की तमन्ना बता रहे हैं, अपनी विश बता रहे हैं कि बेटा आपको समृद्धि पाओ, ये हमारी इच्छा है। तो इस तरह की जो इच्छा होती है ये सेंटेंसेस कहलाते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब वो इच्छा सर बढ़िया वाली भी हो सकती है, भाई आप किसी का अच्छा करोगे तो अच्छी तमन्ना अपने दिल में रखेगा आपके लिए। अगर आप किसी का बुरा करोगे तब थोड़ी ना वो अच्छी इच्छा रखेगा, तब तो वो कहेगा कि भाई तेरा नाश चला जाए। कहते हैं ना लेडीज कह देती हैं तेरा नाश जाए, और वो इस तरीके की बातें। या फिर
आप सपोज भाई वो इच्छा जो है वो किसी भी सेंस की हो सकती है, पॉजिटिव सेंस भी हो सकता है, नेगेटिव सेंस भी हो सकता है। तो यहां पर आपको 4 वर्ड सीखने हैं। क्या क्या भाई? ब्लेस, ब्लेस यानी कि आशीर्वाद देना, अच्छी कामना करना। और दूसरी चीज कर्स, अगर किसी ने आपको श्राप दिया, आपके लिए बुरा चाहा, तो फिर वो कर्स है। भाई आप किसी का बुरा करोगे तो वो भी तो आपके लिए बुरा मांगेगा भगवान से या परमात्मा से कि भाई आपने किसी को सताया तो वो कहेगा भाई तेरा नाश जाए या तुम जो है तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाए, इस तरीके से। अगर आप किसी का अच्छा करते हो, किसी के लिए भला करते हो, तो वो भी कहेगा कि भगवान इसको लंबी उम्र दो, या भगवान इसको समृद्धि दो, भगवान इसको खूब अमीर बनाओ। ठीक है, तो इस तरीके से जैसी आप काम करते हैं तो उसके अनुसार वैसी इच्छा सामने वाला स्पीकर कहता है। अब उस इच्छा को कैसे चेंज करना है वो हमें यहां पर सीखना है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस बेसिकली दोस्तों आपको कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा, द बैगर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, मे यू लिव लॉन्ग। नरेशन की पहली क्लास में मैंने आपसे एक बात कही थी कि ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपको एक जैसे लगेंगे देखने में। क्यों? क्योंकि दोनों में ही साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का इस्तेमाल होता है। फर्क क्या है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हमेशा लास्ट में लगता है, जबकि एक्सक्लेमेटरी में वो कहीं बीच में भी हो सकता है। दूसरी बात, ऑप्टेटिव सेंटेंस में आपको अक्सर मे शब्द, MAY, मे, ये मई का महीना नहीं है, ये मे का मतलब है ऐसा हो, ऐसी इच्छा है ये। ठीक है, तो मे शब्द आपको अक्सर ऑपरेटिव सेंटेंस में स्टार्टिंग में मिलेगा 99% केस में। 1% हो सकता है कि मे शब्द का इस्तेमाल ना हो, तो वहां पर आप समझ लीजिए कि वो है, वो दिख नहीं रहा है लेकिन वो है, मिस्टर इंडिया। ठीक है, तो आप ये जान लीजिए। अब बैगर सेड मे यू लिव लॉन्ग, भिखारी ने कहा ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे। मे यू लिव लॉन्ग का मतलब यह है कि ईश्वर तुम्हें दीर्घायु बनाए। तो अब इसको कैसे आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे? बैगर ने अपने दिल की इच्छा बताई है ना, बैगर ने रिक्वेस्ट तो नहीं करी, बैगर ने आपको ऑर्डर तो नहीं दिया, बैगर ने आपको कमांड तो नहीं दी है, बैगर ने आपको किसी कोई काम करने से मना तो नहीं किया है, बैगर ने आपसे कुछ पूछा तो नहीं है। बैगर ने क्या करा है? अपने दिल की इच्छा बताई है। द बैगर विश्ड, द बैगर विश्ड, क्या विश किया उसने? दैट, उसने क्या विश किया? ये विश किया। यू, यू कौन है? सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन एज पर ऑब्जेक्ट। सर ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो क्या करें? भाई बैगर ने किसको कहा होगा? किसी लड़के को कहा होगा या किसी महिला को कहा होगा, तो ही भी लगा सकते हो, शी भी लगा सकते हो। ठीक है, ही, शी, ठीक है, जो भी आप प्रोनाउन लगाना चाहते हो। ठीक है, मे जो है किस में चेंज हो जाता है? माइट में, दैट ही माइट लिव लॉन्ग। और उसके बाद में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं लगेगा सर, ये गोल्डन रूल है। इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव नहीं रहेगा, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। ऑप्टेटिव ऑप्टेटिव नहीं रहेगा, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। एक्सक्लेमेटरी एक्सक्लेमेटरी नहीं रहेगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हट जाएगा। ठीक है, फुल स्टॉप। द बैगर विश्ड दैट ही या शी माइट लिव लॉन्ग, बैगर ने ये दुआ करी, ये इच्छा करी कि वो लंबी उम्र जिए। ठीक है, इस तरीके से आप ऑप्टेटिव को चेंज करते हैं। और क्या हो सकता है सर? अब आपने किसी को दुख दिया, किसी को परेशान किया, किसी बूढ़े व्यक्ति को। द ओल्ड मैन सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, मे यू डाई सून, कि तुम्हारी जल्दी मृत्यु हो जाए, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। जैसे आप वो रामायण में आप एक सुनते हैं ना कि राजा दशरथ ने वो तीर चलाया, वो श्रवण कुमार के माता श्रवण कुमार को लग गया, तो श्रवण कुमार के माता पिता ने उसको श्राप दिया कि तुम भाई इस तरीके से कुछ मृत्यु हो जाए। तो ऐसा ही अगर सपोज कोई व्यक्ति किसी को श्राप देता है, उसके बारे में कोई बुरी इच्छा करता है, तो क्या कहेंगे? द ओल्ड मैन विश्ड कह सकते हो या कर्स्ड कह सकते हो। यहां पर कर्स वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, किसी के लिए बुरी इच्छा करने के लिए कि उसने श्राप दिया, उसको अभिशाप दिया। कर्स्ड, कर्स्ड, कर्स अगर इस्तेमाल करते हो तो इसके साथ में दोस्तों ऑब्जेक्ट आनी चाहिए। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे यहां पर आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिख रही है, तो यहां आप कर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। द ओल्ड मैन विश्ड,
ऑब्जेक्ट नहीं है तो केवल विश लगा दो। अगर यहां पर दिया होता द ओल्ड मैन सैड टू मोहन, मोहन से कहा, तो फिर कह देते कि द ओल्ड मैन कर्स्ड मोहन। अगर ऑब्जेक्ट होती तो फिर आप कर्स वर्ब का इस्तेमाल कर लेते, लेकिन क्योंकि यहां पर नहीं दिया है तो इसलिए इसको हम यहां पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। द ओल्ड मैन विश्ड दैट यू, सेकेंड पर्सन एज पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहां पर नहीं है तो फिर से क्या करेंगे, ही या फिर शी, माइट डाई सून, जल्दी ही मर जाए। बूढ़े व्यक्ति ने यह आशा की, ये उम्मीद करी कि वो जल्दी ही मर जाए। वो कौन, जिससे बूढ़े व्यक्ति ने कहा है। ठीक है, बूढ़े व्यक्ति अपने लिए नहीं कह रहा है कि मैं जल्दी मर जाऊं, नहीं, बूढ़े व्यक्ति ने जिस लड़के या जिस लड़की से कहा वो जल्दी मर जाए। तो इस तरीके से दोस्तों आप ऑप्टेटिव सेंटेंस चेंज करते हैं। दो चीजें हो सकती हैं, या तो कोई अच्छी इच्छा है या कोई बुरी इच्छा है। ठीक है, इसी तरीके से इसमें एक चीज और, अक्सर आपने देखा होगा कि जैसे कोई लोकप्रिय नेता या कोई राजा महाराजा अपनी जनता को, प्रजा को संबोधित करते हैं, तो फिर जनता कहती है कि भगवान हमारे राजा को लंबी उम्र दे, या भगवान हमारे राजा को हर बीमारी से बचाए, या हे भगवान राजा इस युद्ध में विजयी हो। ठीक है, वो कौन सी मूवी, बाहुबली में आपने देखा था ना, वो सारी प्रजा कहती थी बाहुबली बाहुबली। तो दैट इज ऑल्सो व्हाट, ऑप्टेटिव सेंटेंस ही तो है कि भाई सारी जनता कह रही है बाहुबली की जय हो, बाहुबली की जय हो। ठीक है, तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस ही है, इससे याद रख लेना, अब याद रहेगा आपको। द पीपल सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, लॉन्ग लिव द किंग, लॉन्ग लिव द किंग। अब दोस्तों देखिए ये क्या है, ये भी तो ऑप्टेटिव सेंटेंस है कि भाई जनता की इच्छा पता चल रही है, जनता ये क्या चाहती है कि भगवान हमारे राजा को लंबी उम्र दे। तो कैसे चेंज करोगे, द पीपल विश्ड, द पीपल विश्ड दैट द किंग माइट लिव लॉन्ग, द किंग मे की जगह, अब दोस्तों देखो यहां पर मे शब्द नहीं नजर आ रहा है आपको, लॉन्ग लिव द किंग, राजा लंबी उम्र जिए, तो इसका क्या मतलब है कि राजा लंबी उम्र जिए, ये ऐसी संभावना हो, भगवान ऐसा करे कि राजा लंबी उम्र जिए। तो मे यहां पर गायब है, छुपा हुआ है, मिस्टर इंडिया है, उसको आप समझ लीजिए कि वो है, उसको चेंज कर दीजिए, द किंग माइट लिव लॉन्ग, द किंग माइट लिव लॉन्ग। ऑप्टेटिव में दोस्तों टेंस मत बदलिएगा, ऑप्टेटिव में टेंस नहीं बदलेगा। ठीक है, ये दुआ है, इसको कंसेशन दे देना, छूट दे देना इसको। ठीक है, द पीपल विश्ड दैट द किंग माइट लिव लॉन्ग, इस तरीके से आप चेंज करते हैं। ठीक है, आप याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें भी इंपॉर्टेंट साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं लगेगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस नहीं रहेगा। अब ये सिंपल सेंटेंस हो गया है, द किंग माइट लिव लॉन्ग, राजा लंबी उम्र जिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों आखिरी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कुछ नहीं है, क्या है, आपके दिल की इच्छाएं, वो इच्छाएं नहीं, आपके ये सॉरी इच्छा नहीं, इच्छा की बजाय आपको ये कहना चाहिए इमोशन। ठीक है, आपके दिल के इमोशन, आपके दिल के विस्मय, आपके दिल की कहते हैं ना कि भाई या तो आपको खुशी हो सकती है या दुख हो सकता है, या किसी चीज़ को देख करके आपको आश्चर्य आ सकता है कि अरे ऐसा कैसे हो गया, या फिर आप किसी चीज़ को देख करके डर सकते हैं, अरे इतना बाप रे इतना बड़ा शेर, अरे बाप रे कितनी ऊंची इमारत है, अरे कितना सुंदर दृश्य है। सपोज आप शिमला घूमने गए या कहीं हिल स्टेशन गए और कोई पहाड़, कोई अच्छी सी सीन हिल स्टेशन देख करके आपके मुंह से निकला अरे वाह कितना सुंदर नज़ारा है। या फिर सपोज कहीं घटिया जगह चले गए, कहीं मतलब गंदी बस्ती में, और देख करके आपको लगा कि अरे बाप रे बाप बदबू आ रही है, सब गंदगी पड़ी हुई है, अरे कितना गंदा नज़ारा है। तो कहीं पर खुशी, कहीं पे दुख, कहीं पे दया आ रही है, या कहीं पर आपको आश्चर्य आ रहा है, या कहीं पर आप डर रहे हैं बुरी तरीके से। तो ये जो इमोशंस हैं, ये इमोशंस अगर आप एक्सप्रेस करते हैं अपने सेंटेंस में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इमोशंस हैं। ऑप्टेटिव में आपने अपनी इच्छा बताई है कि मैं ये चाहता हूं भगवान ऐसा करे, वो काम हुआ नहीं है। भाई जनता ने कहा कि ईश्वर हमारे राजा को लंबी उम्र दे, अब वो लंबी उम्र देना ना देना भगवान का काम है, पर लोगों ने अपनी इच्छा बताई ना कि भाई हम चाहते हैं हमारे राजा की लंबी उम्र रहे। यहां पर क्या है, यहां पर वो चीज है, एक्सक्लेमेटरी में वो चीज है।
आप शिमला का नजारा देख के कह रहे हो कितना सुंदर दृश्य है, यानी कि वहां पर सुंदर दृश्य है। आप शेर को देख करके कह रहे हो अरे बाप रे इतना बड़ा शेर, यानी कि वहां पर शेर है। आप कह रहे हो कि अरे कितना घटिया शहर है, बदबू आ रही है, यानी कि वहां पर एक गंदा सड़ियल शहर है। आप कह रहे हो कि अरे वाह हमारी टीम ने वर्ल्ड कप जीत लिया, विराट कोहली ने शतक मार दिया, तो इसका मतलब वहां पर ऐसा हुआ है, तो वो चीज एक्चुअल में है। दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, तो उनको कैसे चेंज करना है ये हम यहां पर सीखेंगे। आइए यहां पर दोस्तों जैसे द प्लेयर्स सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन हुर्रा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन वी वन द मैच, हम मैच जीत गए। खिलाड़ियों ने बोला हुर्रा हम मैच जीत गए, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो ये क्या बता रहा है, जो हुर्रा शब्द है दोस्तों, ये आप कहीं किसी की मौत हो जाए वहां बोलते हैं क्या? नहीं सर, वहां पे तो दुख व्यक्त करते हैं। हुर्रा होता है कि जहां पर आप कोई खुशी की बात है, वहां पर इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। हिप हिप हुर्रे कहते हैं कई लोग कई जगह पर, इसी तरीके से ये शब्द है हुर्रा। एलास ALAS वो इस्तेमाल होता है जहां पर दुख की बात होती है। ठीक है, ओह का इस्तेमाल करते हैं जहां पर दुख की बात या आश्चर्य की बात होती है। ठीक है, तो जैसे खिलाड़ियों ने कहा हुर्रा वी वन द मैच, हम मैच जीत गए, तो यहां पर क्या बताया जा रहा है? यहां पर दोस्तों खुशी बताई जा रही है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का नियम जान लीजिएगा। जैसे ऑप्टेटिव में आपने विश्ड या कर्स्ड या ब्लेस्ड सीखा था, एक्सक्लेमेटरी में एक नया शब्द सीखने जा रहे हैं, द प्लेयर्स एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, खुशी से बोल पड़े, चिल्ला उठे। द प्लेयर्स एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे, वी का चेंज करना है दोस्तों। देखिए वी कौन सी प्रोनाउन है सर? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन एज पर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वे खिलाड़ी, खिलाड़ी, तो उनके लिए क्या लगेगा? दे वन द मैच, वन पास्ट इंडेफिनिट क्या बन जाएगा? पास्ट परफेक्ट। दे हैड वन द मैच, वे मैच जीत गए थे। दे हैड वन, दे हैड वन द मैच, फुल स्टॉप। तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय ये इंपॉर्टेंट है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब भी आप चेंज करेंगे, अगर खुशी की बात है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, दुख की बात है तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, आश्चर्य की बात है तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, और अगर डर की बात, आपको डर लग रहा है, तो एक्सक्लेम्ड विद फियर। ठीक है, तो इस तरीके से जैसी सिचुएशन है वो चीज आप यहां पर चेंज कर दोगे। एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या एक्सक्लेम्ड विद फियर। ठीक है, कहीं पर दया आ रही है तो एक्सक्लेम्ड विद पिटी, दया के साथ बोले। ठीक है, दैट क्या बोले, अब प्रोनाउन चेंज कर दो, फिर टेंस चेंज कर दो, और उसके बाद में जो एक्सक्लेमेशन निशान है वो फुल स्टॉप में बदल जाएगा। ठीक है, मैं आपको यही बता रहा था कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जरूरी नहीं है कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लास्ट में आए, वो कहीं पर बीच में भी आ सकता है। ठीक है, आइए एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसका। मोहित सैड टू हिज फ्रेंड्स, मोहित ने अपने दोस्तों से कहा, क्या कहा? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, एलास आई फेल्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कि अरे मैं फेल हो गया। सपोज मोहित कोई लड़का अपनी क्लास में टेस्ट में एग्जाम में फेल हो गया, तो वो अपने दोस्तों से कह रहा है कि अरे मैं फेल हो गया। ठीक है, दोस्तों ने पूछा अरे रिजल्ट कैसा रहा, तो मोहित बोला अरे यार मैं फेल हो गया। ठीक है, अब इसको कैसे आप चेंज करेंगे? मोहित एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, दुख से, सॉरो, टू हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से दुख भरे स्वर में बोला या दुख से बोला, क्या बोला? दैट। अब एला, ये दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, हुर्रा, एलास, ये जो ऐसे शब्द हैं जो आपके इमोशन दर्शाते हैं, ये इनडायरेक्ट में गायब हो जाएंगे, इनको इनडायरेक्ट में पहुंचना नहीं है, ये रास्ते में से ही वापस गायब हो जाते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट में नहीं आएंगे ये, हुर्रा, एलास, ये शब्द इनडायरेक्ट में नहीं पहुंचते हैं।
तो अब आ जाइए प्रोनाउन पर। प्रोनाउन क्या है? आई, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन एज पर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? एक लड़का, तो दैट ही। फेल्ड, फेल मतलब फेल हुआ, तो पास्ट इंडेफिनिट है, किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। दैट ही हैड फेल्ड, ही हैड फेल्ड, फुल स्टॉप। इस तरीके से आप इसको चेंज करते हैं। मोहित एक्सक्लेम्ड विद सोरो टू हिज फ्रेंड्स दैट ही हैड फेल्ड। इज इट क्लियर? आ रही बात समझ में? एक एग्जाम्पल दोस्तों और लेते हैं, सरप्राइज का या प्लेजर का। जैसे द बॉयज said, comma, inverted comma, begin, what a pleasant view। कितना सुंदर नजारा है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। व्हाट ए प्लीजेंट व्यू। अब दोस्तों देखिए WH वर्ड है तो इसके बाद में क्वेश्चन मार्क आना चाहिए था? नहीं सर, क्वेश्चन मार्क तब आता अगर वो बच्चे पूछ रहे होते। ठीक है, बच्चे कोई सवाल करते तब क्वेश्चन मार्क आता। क्वेश्चन मार्क नहीं है, इसका मतलब वो लड़कों ने किसी दृश्य को देख करके खुशी से, सरप्राइज से बोला अरे कितना सुंदर नजारा है, कितना सुंदर दृश्य है। वो ये नहीं पूछ रहे दृश्य कैसा है, व्हाट, वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, वो अपना विस्मय, अपना एक्सक्लेमेशन दर्शा रहे हैं। तो इसको आप किस तरीके से चेंज करते हैं? देखिए, द बॉयज एक्सक्लेम्ड विद जॉय, खुशी से बोल पड़े, दैट इट वॉज ए प्लीजेंट व्यू, कि ये एक सुंदर नजारा था। इट वॉज अ प्लीजेंट व्यू। व्हाट अ प्लीजेंट व्यू, कितना सुंदर नजारा है। लड़के तो उस समय पर ये बोले होंगे, लेकिन जब उसको इनडायरेक्ट बनाया जाएगा तो कितना सुंदर नजारा था। टेंस चेंज हो रहा है दोस्तों, ऑप्टेटिव में नहीं हुआ था। जब आपने अपने दिल की इच्छा बताई थी, किसी की दुआ ली थी या किसी का शाप लिया था, तो वहां पर मैंने कहा ना उसको एग्जम्प्ट कर देना, उसको छूट दे देना, टेंस चेंज नहीं होगा वहां पर। एक्सक्लेमेटरी में तो चलेगा, यहां पर तो आप अपनी बातें बता रहे हो ना, तो इसीलिए यहां पर टेंस चेंज होगा, प्रोनाउन भी चेंज होगी, यहां पे सब कुछ चेंज होगा दोस्तों। व्हाट ए प्लीजेंट व्यू का क्या बन जाएगा? दैट इट वाज अ प्लीजेंट व्यू। ठीक है, इसी तरीके से जैसे आप कह दो व्हाट अ प्लीजेंट डे, कितना सुहावना दिन है, तो दैट इट वाज अ प्लीजेंट डे, कि ये एक सुहावना दिन था। उसको आप टेंस चेंज करोगे ही करोगे। ठीक है, इज इट क्लियर? तो इस तरीके से दोस्तों आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों यहां तक कि आपको ये पूरी जो टर्मिनोलॉजी है, ये पूरा ग्रामर का जो कॉन्सेप्ट है, ये समझ में आया होगा। इसी के साथ आज का टॉपिक दोस्तों यहीं पर खत्म होता है। अब बात करते हैं आज के अपने जीएस क्वेश्चन की। दोस्तों आज मैंने आपसे ये पूछा था कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो है ये भारत में, इसकी 5 बेंच हैं, 5 खंडपीठ हैं। तो ये जो 4 शहरों के नाम दिए हुए हैं, इनमें से किस शहर में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एनजीटी की बेंच नहीं है? आपके सामने ऑप्शंस थे भोपाल, चेन्नई, पुणे और मुंबई। और दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मुंबई। मुंबई में दोस्तों एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की बेंच नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि कौन से 5 शहर हैं जहां पर है। सबसे पहले प्रिंसिपल बेंच, जो मेन खंडपीठ है, वो है नई दिल्ली में। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की मेन बेंच नई दिल्ली में है। दूसरी बेंच भोपाल, तीसरी बेंच चेन्नई, चौथी बेंच पुणे और 5वीं बेंच दोस्तों कोलकाता। ठीक है, इन 5 शहरों में 5 बेंच हैं। नंबर 1, 2, 3, सॉरी 1 तो वैसे इसे कहना चाहिए क्योंकि प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली है, तो इसको आप 1, 2, 3, इसको 4 दे दीजिए, इसको 5। ये 5 शहर हैं दोस्तों जहां पर एनजीटी की बेंचेस स्थापित हैं। और इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। एग्जैक्ट डेट याद मत रखिए, तो एटलीस्ट आपको साल याद होना चाहिए कि एनजीटी की स्थापना 2010 में हुई थी। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट दोस्तों हमारे देश में ये जो
मतलब लीगल एंटिटीज हैं, ये किसी ना किसी कानून के तहत बनाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि जी रातों रात किसी का मन किया उन्होंने एक कमेटी बना दी और उसको नाम दे दिया नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। नहीं, इसके लिए बकायदा पार्लियामेंट से एक एक्ट पास होता है, उस एक्ट के पास होने के बाद वो कानून बनता है, उस कानून के तहत ये ट्राइब्यूनल बनाया गया है। क्योंकि इस ट्राइब्यूनल को कोर्ट की पूरी ताकतें दी गई हैं, जैसा कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास ताकतें होती हैं। बस एक फर्क है इस ट्राइब्यूनल में और बाकी कोर्ट्स में कि ये सिविल प्रोसीजर कोड 19 सीपीसी 1908 सीपीसी सॉरी 1908 नहीं है, बट सिविल प्रोसीजर कोड इस पर लागू नहीं होता है। ठीक है, तो लेकिन बाकी इसके पास जो पावर्स हैं वो एज गुड एज कोर्ट ही हैं कि ये भी लोगों को समन दे करके बुला सकते हैं, हाजिर होने के लिए आदेश दे सकते हैं, उनके ऊपर जुर्माना लगा सकते हैं। वो सारी ताकतें इस ट्राइब्यूनल के पास भी हैं। और ये इसका फॉर्मेशन कब हुई थी? 2010 में। एक्ट का क्या नाम था जिस एक्ट के तहत ये बनाया गया है? नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010। और जो 5 शहर, ये 5 शहर हैं जहां पर इसकी बेंचेस हैं। तो सही जवाब किस शहर में बेंच नहीं है एनजीटी की, वो है मुंबई। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ आज की क्लास दोस्तों समाप्त होती है। चलते चलते आप सबसे एक बार फिर विनम्र निवेदन कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दोस्तों वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंचाइए, ताकि हर बच्चा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने का इच्छुक है लेकिन इंग्लिश की तैयारी की वजह से नहीं दे पा रहा है, उस बच्चे तक ये फ्री वीडियोस, फ्री जानकारी पहुंचाई जा सके। अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और हंसते खेलते रहिए, अपनी तैयारियों को जारी रखिए दोस्तों। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।